हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो कि है चैप्टर 5 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 एनसीईआरटी बुक। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बिना देरी किए। अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। ये है हमारा चैप्टर प्राइमरी एक्टिविटीज़। इसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है प्राथमिक क्रियाएं। चलिए फटाफट से लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में है क्या, दिया क्या हुआ है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं। प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट एज दीज रिफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ अर्थ रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। It thus includes hunting and gathering, pastoral activities, fishing, forestry, agriculture and mining quarrying. इस प्रकार इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है: Why are the inhabitants of coastal and plain regions engaged in fishing and agriculture respectively? मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्य क्रमशः तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं? What are the physical and social factors which affect the type of primary activities in different regions? वे कौन से भौतिक एवं सामाजिक कारक हैं जो विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार को निर्धारित करते हैं? तो ये देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, Why are the inhabitants of coastal and plain regions engaged in fishing and agriculture respectively? ये बहुत ही ईजी है। इसका आंसर उम्मीद है आप लोग मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो प्लीज़ दे दीजिएगा। और सेकेंड जो क्वेश्चन है, What are the physical and social factors? ये मैं आप लोग को एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले वीडियो में इंक्लूड करके बता दूंगी। डू यू नो पीपल इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स ड्यू टू द आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग उनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, एमसीक्यू में आता है ये। इसका फर्स्ट टॉपिक है हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि आखेट एवं भोजन संग्रह। द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस। दे सबसिस्टेड ऑन एनिमल्स विच दे हंटेड, बी द एडिबल प्लांट्स विच दे गैदर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट इन द विसिनिटी। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था: पहला पशुओं का आखेट कर और दूसरा अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे और कंद मूल आदि को एकत्रित करना। प्रीमिटिव सोसाइटीज डिपेंडेंट ऑन वाइल्ड एनिमल्स। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। अति शीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन व्यापन करते थे। The people in the coastal areas still catch fish, though fishing has experienced modernization due to technological process. तकनीकी विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। Many species now have become extinct or endangered due to illegal hunting or poaching. The early hunters used primitive tools made of stones, twigs or arrows, so the number of animals killed was limited. अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई हैं या संकट की स्थिति में हैं। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। Why has hunting been banned in India? भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? Gathering and hunting are the oldest economic activity known. These are carried out at different levels with different orientations. भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है।
गैदरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन रीजन्स विथ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स प्रिमिटिव सोसाइटीज हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स to satisfy their needs for food, shelter and clothing. This type of activity requires a small amount of capital investment and operates at very low level of technology. The yield per person is very low and little or no surplus is produced. इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता है एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। वुमेन गैदरिंग ऑरेंजेस इन मिजोरम। तो यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं आप लोग, ब्लैक एंड वाइट फिगर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मिजोरम में संतरे एकत्र करती महिलाएं। Gathering is practiced in first high latitude zones which include northern Canada, northern Eurasia and southern Chile. Second, low latitude zones such as Amazon basin, tropical Africa, northern fringe of Australia and the interior parts of Southeast Asia. भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। दूसरा, निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है। फिगर 5.2 में आप लोग देख लीजिएगा। इन मॉडर्न टाइम्स सम गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। Gatherers collect valuable plants such as leaves, bark of trees and medicinal plants and after simple processing sell the products in the market. ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। They use various parts of the plant. For example, the bark is used for quinine, tannin extract and cork. Leaves supply materials for beverages, drugs, cosmetic fibers, thatch and fabrics. Nuts for food and oils and tree trunk yield rubber, बलाटा, गम्स एंड रेसिन्स। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर छाल का उपयोग कुनैन, चमड़ा तैयार करना एवं कार्क के लिए। पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ, दवाइयाँ एवं कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए। रेशे को कपड़ा बनाना, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए एवं पेड़ के तने का उपयोग रबड़, बलाटा, गोंद व राल बनाने के लिए करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? The name of the part of the chewing gum after the flavor is gone. It is called chicle. It is made from the milky juice of Japota tree. Chewing gum को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो? इसे चिकल कहते हैं। ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। इसके नीचे ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर 5.2, इसी को देखने के लिए वहाँ पे बताया गया था। Gathering has little chance of becoming important at global level. Products of such an activity cannot compete in the world market. Moreover, synthetic products often of better quality and at lower prices have replaced many items supplied by the gatherers in tropical forest. विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पादकों का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है पेस्टोरलिज्म यानी कि पशुचारण। At some stage in history, with the realization that hunting is an unsustainable activity, human beings might have thought of domestication of animals. आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। People living in different climatic conditions selected and domesticated animals found in those regions. विभिन्न जलवायुविक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। Depending on the geographical factors and the technological development, animal rearing today is practiced either at the subsistence or at the commercial level. भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है।
नोमैडिक हर्डिंग यानी कि चलवासी पशुचारण। नोमैडिक हर्डिंग और पेस्टोरल नोमैडिज्म इज ए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी इन विच द हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट। चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता था। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर्स एंड वाटर। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, नोमैड्स टेकिंग देयर शीप अप टू द माउंटेन्स एट द ऑनसेट ऑफ समर। ब्लैक एंड वाइट फिगर है, आप लोग देख सकते हैं, ये शायद भेड़ है। ग्रीष्मकाल के आरंभ में अपनी भेड़ों को पर्वतों पर ले जाते हुए चलवासी यानी कि नोमैडिक हर्डर्स। A wide variety of animals is kept in different regions. In tropical Africa, cattle are the most important livestock, while in Sahara and Asiatic desert, sheep, goats and camel are reared. भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु हैं, जबकि सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों में भेड़, बकरी एवं ऊँट पाला जाता है। In the mountainous areas of Tibet and Andes, yak and llamas and in the Arctic and subarctic areas, reindeer are the most important animals. तिब्बत एवं एंडीज में पर्वतीय भागों में यक और लामा एवं आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। पेस्टोरल नोमैडिज्म इज एसोसिएटेड विथ 3 important रीजन्स। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। The core region extends from the Atlantic shores of North Africa eastwards across the Arabian Peninsula into Mongolia and central China. The second region extends over the tundra region of Eurasia. इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के तुंद्रा प्रदेश में है। In southern hemisphere, there are small areas in southwest Africa and on the islands of Madagascar. जबकि तीसरा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं मडगास्कर द्वीप पर है। फिगर 5.4 में आप लोग देख सकते हैं। Movement in search of pastures is undertaken either over vast horizontal distances or vertically from one elevation to another in the mountainous region. नए चारागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। The process of migration from plain areas to pastures on mountains during summers and again from mountain pastures to plain areas during winters is known as transhumance. गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है और इंग्लिश में ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। इन माउंटेन रीजन्स सच एज हिमालयाज, गुजार्स, बकरवाल्स, Gadis and Bhotias migrate from plains to the mountains in summer and to the plains from the high altitude pastures in winters. Similarly, in the tundra region, the nomadic herders move from south to north in summers and from north to south in winters. भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्मकाल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार तुंद्रा प्रदेश में ग्रीष्मकाल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। The number of pastoral nomads has been decreasing and the areas operated by them shrinking. चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी कमी हो रही है। दिस इज ड्यू टू ए इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड बी न्यू सेटलमेंट प्लान्स बाय डिफरेंट कंट्रीज। तो इसके 2 कारण हैं। पहला, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरा, कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। अब टॉपिक है कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग यानी कि वाणिज्य पशुधन पालन। Unlike nomadic herding, commercial livestock rearing is more organized and capital intensive.
चालवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। Commercial livestock ranching is essentially associated with Western cultures and is practiced on permanent ranches. वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है एवं फार्म में भी स्थायी होते हैं। These ranches cover large areas and are divided into a number of parcels which are fenced to regulate the grazing. When the grass of one parcel is grazed, animals are moved to another parcel. The number of animals in a pasture is kept according to the carrying capacity of the pasture. यह फार्म विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्रों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। चराई को नियंत्रण करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। This is a specialized activity in which only one type of animal is reared. यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। Important animals include sheep, cattle, goats and horses. जिसमें प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े हैं। Products such as meat, wool, hides and skins are processed and packed scientifically and exported to different world markets. इनसे प्राप्त मांस, खालें एवं ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बाबंद करके विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इन रैंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। द मेन एम्फेसिस इज ऑन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, जनिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण एवं उनके स्वास्थ्य पर दिया जाता है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर इंपॉर्टेंट कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड। विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। अब एक फिगर है यहाँ पे 5.5 कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। ये है वाणिज्य पशुधन पालन। Reindeer rearing in the northern regions of Alaska, where most of the Eskimos own about 2/3 of the stock. अलास्का में उत्तरी प्रदेशों में रेंडियर पालन, जहां कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो रखते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ फिजिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस व्हिच गिव्स राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती हैं एवं इसी प्रभाव के कारण विभिन्न कृषि प्रणालियां देखी जाती हैं। बेस्ड ऑन मेथड्स ऑफ फार्मिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइव स्टॉक रेज्ड। द फॉलोइंग आर द मेन एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित होता है। मुख्य प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि निर्वाह कृषि। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज वन इन विच द फार्मिंग एरियाज कंज्यूम ऑल और नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट्स लोकली ग्रोन। इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग का उपयोग करते हैं। इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि आदिकालीन निर्वाह कृषि। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस्ड बाय मेनी ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स, स्पेशली इन अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया। फिगर 5.7 में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पेज है उसमें 2 फिगर्स दिए गए हैं, 5.6 और 5.7। तो 5.7 में आप देख सकते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है, जहां आदिम जाति के लोग यह कृषि करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिणी पूर्व एशिया है। यहाँ पे फिगर दिए हुए ये है 5.6 और इसके नीचे है 5.7, आप लोग देख लीजिएगा।
The vegetation is usually cleared by fire and the ashes add to fertility of the soil. Shifting cultivation is thus also called slash and burn cultivation. इन क्षेत्रों की वनस्पति को जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। The cultivated patches are very small and cultivation is done with primitive tools such as sticks and hoes. After some time, 3 to 5 years, the soil loses its fertility and the farmer shifts to another parts and clear other patch of the forest for cultivation. इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कुदाली एवं फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय पश्चात यानी कि लगभग 3 से 5 वर्ष जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। द फार्मर मे रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम। कुछ समय पश्चात कृषक वापस पहले वाले कृषि क्षेत्र पर कृषि कार्य करने आ जाता है। One of the major problems of shifting cultivation is that the cycle of झूम becomes less and less due to loss of fertility in different parcels. इस कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम हो जाती है जिससे झूम का चक्र आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना, इसे झूम का चक्र कहा गया है, छोटा हो जाता है। It is prevalent in tropical region in different names. Example, झूमिंग in northeastern states of India, milpa in Central America and Mexico, and ladang in Indonesia and Malaysia. Find out other areas and the names with which shifting cultivation is done. उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों में इसे झूमिंग, मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में मिल्पा एवं मलेशिया व इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। आप ऐसे अन्य क्षेत्रों का पता लगाइए जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है एवं वहां इसे किस नाम से पुकारते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन निर्वाह कृषि। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया। इस प्रकार की कृषि मॉनसून एशिया के घने बसे देशों में की जाती है। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। गहन निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। पहला है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप्स। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। एवं कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार लगा रहता है। Use of machinery is limited and most of the agricultural operations are done by manual labor. Farmyard manure is used to maintain the fertility of the soil. In this type of agriculture, the yield per unit area is high, but labor productivity is low. भूमि का गहन उपयोग होता है एवं यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम है। सेकेंड है इंटेंसिव सब्सिडेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। Due to difference in relief, climate, soil and some of the other geographical factors, it is not practical to grow paddy in many parts of the monsoon Asia. Wheat, soybean, barley and sorghum are grown in northern China, Manchuria, North Korea and North Japan. मानसून एशिया के अन्य भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान की फसल उगना प्रायः संभव नहीं है। उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ एवं सोरपम बोया जाता है। इन इंडिया व्हीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न parts of Indo-Gangetic plains and millets are grown in dry parts of western and southern India. Most of the characteristics of this type of agriculture are similar to those dominated by wet paddy except that irrigation is often used. भारत में सिंध गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में गेहूं एवं दक्षिणी व पश्चिमी शुष्क
प्रदेश में ज्वार बाजरा प्रमुखता रूप से उगाया जाता है। इस कृषि की अधिकतर विशेषताएं वो ही है जो चावल प्रधान कृषि की हैं, केवल अंतर यह है कि इसमें सिंचाई की जाती है। The Europeans colonized many parts in the world and they introduced some other forms of agriculture such as plantations which were mainly profit-oriented large-scale production systems. तो जो यूरोपियंस आए उन्होंने बहुत और तरह के फार्मिंग के तरीके बताए। उसमें से एक होता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि रोपण कृषि, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है और उसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो को अभी हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और आप लोग बोर हो जाए। तो अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें। अगर नहीं ख़त्म होगा तो थर्ड पार्ट भी बन जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।